तो हेलो व्यूअर्स, तो ये है पार्ट 2 हमारे जो मैंने चैप्टर 11 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था। वाई एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड वाला चैप्टर था। तो उसका ये क्या है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आपको अगर देखना हो तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें है पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इस वजह से मैंने इसमें नया पार्ट बनाना पड़ा। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भैया द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा संविधान है उसकी अथॉरिटी, उसकी सत्ता, उसकी पावर क्या है। इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे क्या, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कैसे है, मतलब वो आया कैसे। अगर हम लोग किसी दूसरे कंट्री की बात करें, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें या दूसरे कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे है, लोगों के मूवमेंट के द्वारा आया है। कई सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई मिलिट्री लीडर्स आके और वहाँ पे मिलिट्री कूप करके अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। तो क्या उसकी वैधता होती है, इतनी ज़्यादा लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते हैं, लोग उसे अस्वीकृत कर देते हैं। तो इसी के अंदर हम लोग इसी टॉपिक पढ़ेंगे। और हम लोग अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है अगर कोई सी कंट्री में, जैसे कि अगर हम लोग ब्रिटिश की बात करें तो एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ सीरीज है अपने कानूनों के लेकर, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा? तो हाँ, हम कह सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो हम लोग बात करेंगे आगे चल के ब्रिटिश के बारे में। अगर हम लोग फर्दर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जैसे हमारे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, तो क्या वैसे ही सभी कंट्रीज़ में सभी ऐसा ही, सभी जगह ऐसा ही होता है? तो नहीं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो क्या कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि यूनाइटेड कंट्रीज़ में फॉर इंस्टेंस डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिसीजंस दैट टेकन कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम लोग बात करें कि कहाँ की, अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिश की या इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम की, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोगों के पास केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है इसके हम लोग कह सकेंगे कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है, मतलब एक कई सारे दस्तावेज हैं, मतलब उनको वो लोग मिला के क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि वो लोग अपनी पार्लियामेंट के थ्रू लाए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग हम समझने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उसके अंदर हम लोग समझेंगे। तो जैसे अलग अलग कंट्रीज होती है तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग होता है। तो जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक किताब है, उसमें सारे सारे प्रोविजन दे दिए गए हैं। अगर वही बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप में होती है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है। तो इसका अगला सब टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो वो है क्या, मोड्स ऑफ प्रोमulgation। तो वो जो भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो आया तो आया कैसे है। अगर हम लोग बात करें कि उसकी सत्ता, अगर हम लोग उसकी सत्ता की बात करें तो उसकी सत्ता किस पे डिपेंड होती है, उसकी पावर किस पे डिपेंड होती है, कि आप लोग किसकी बात ज़्यादा मानना चाहेंगे, कि आप लोग बात ज़्यादा किसकी मानना चाहेंगे। अगर कोई काम आपकी मर्ज़ी से हुआ है तो आप उसकी बात मानेंगे, या आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोपेगा तब बात मानेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के मन से कोई चीज़ करी जाए तो आप लोगों को मानने में उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें अगर हम लोग पढ़ेंगे क्या, दिस रेफर्स टू हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। तो भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया तो आया कैसे है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी मिलिट्री लीडर के द्वारा ज़बरदस्ती थोपा गया है तो वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसका कोई फंक्शन नहीं होगा, मतलब कोई काम का नहीं होगा। वो केवल टेम्परेरी होगा, जब लोग भड़क जाएंगे तो उसको हटा देंगे, तख्ता पलट कर देंगे, तो कुछ नहीं होगा। और अगर 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 हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग क्या, जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो वो कैसे आते हैं। अगर सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसे कि अफ्रीका का हुआ, अमेरिका का हुआ, या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो ये आए कैसे, तो ये आए हैं बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट के द्वारा। तो नेशनल मूवमेंट किसने रन किए थे, तो नेशनल मूवमेंट रन किए थे आम जनता ने। तो अगर कोई आम, जो भैया कॉन्स्टिट्यूशन में बनता किसके लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और समाज किससे बनी होती है, लोगों से बनी होती है। अगर ये समाज के लोगों के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया तो लोगों को इसकी अथॉरिटी स्वीकार करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नहीं कभी ऐसा होता है। तो इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सफल कॉन्स्टिट्यूशन में गिना जाता है, वर्ल्ड के टॉप 3 बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में गिना जाता है। पहले पे कौन है, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या है, अमेरिकन, और तीसरे पे है इंडियन। तो ये टॉप वर्ल्ड के सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हाँ, तो व्यूअर्स, तो अगर हम लोग इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूशन विच वर क्रिएटेड आफ्टर मैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। तो भैया जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि भैया जो बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट चले थे, जो नेशनल मूवमेंट चले थे उनकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाया गया। तो वो क्या, उसमें क्या मिलेगी, जनता की क्रेडिबिलिटी, भरोसा मिलेगा। अगर जनता का भरोसा किसी चीज़ में लग गया तो लग गया भैया। अगर आप पब्लिक को, मास पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में यही आफ्टर मैथ होती है, यही कैलकुलेशन से जो पॉलिटिशियंस हैं वो राज करते हैं कि अगर आप पब्लिक का भरोसा जीत गए तो दुनिया जीत लेंगे आप। सिकंदर ने यही किया था, या बाकी रूलर्स यही करते थे भैया। पब्लिक है उसका भरोसा जीतो और दुनिया को काबू कर लो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को काबू कर लिया एक तरीके से कहें तो बात कहें भैया, जो पब्लिक की क्रेडिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इसको कोई मिलिट्री लीडर या कूप के द्वारा नहीं लाया गया था, या कोई डिक्टेटर जैसे हिटलर की बात करें या और किसी की बात करें, तो ये जबरदस्ती को थोपा नहीं गया था हमारे ऊपर। ये हम लोगों ने खुद इच्छा से, स्वीकृति से इसको लाया था। अब किसके थ्रू? नेशनल मूवमेंट के थ्रू। बड़े बड़े जो मूवमेंट है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में बात करें तो नेल्सन मंडेला की बात करें, या फिर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, या अपने यहाँ की बात करें, तो जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन लोगों को क्या देता है, वो इतने ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करता है। दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा राइट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो इतना ज़्यादा हुआ है कि आदमी झेल नहीं पाता था। तो इसीलिए वहाँ पे जो वहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने वहाँ की जो पब्लिक है उनको राइट्स इतने ज़्यादा दिए हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक क्रेडिबिलिटी है। वहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है उनके साथ उनको प्रताड़ित किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनके साथ अलग अलग चीज़ें हुई, उनका रेप हुआ या उनका मर्डर्स हुए या उनका एग्जीक्यूशन हुआ, किया गया, सब कुछ किया गया उनके साथ। तो भैया उन्होंने क्या किया, अपने उन्हें जो वहाँ के लीडर्स थे तो उनको वो सिचुएशन पता थी, क्योंकि उन्होंने भी झेली थी। इस वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भैया अपना ऐसा बनाया कि जिससे कि उनके जो लोग हैं उन्हें भी ऐसा कभी महसूस ना हो कि भैया कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो उन्हें इतने ज़्यादा राइट्स दे दिए कि कहीं कभी किसी को आयत ना हो भैया। सीधी सी बात ही है। तो अगर हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भैया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने है? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है किसने? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया है। वो भी कब बनाया है? दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1946 के बीच में पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। आप लोग गांठ बांध कर इसे याद कर लीजिए कि ये हमारी किताब में दिया कि ये बात। तो अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो अगले टॉपिक में क्या किया गया है, तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे उन्होंने क्या कराया, रेफरेंडम कराया। तो रेफरेंडम का अगर आप लोगों को मतलब पता नहीं हो तो रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि अगर एक कंट्री है, जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो आपके सामने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है जो कि उन्होंने बनाया है, और उसके बाद जो वहाँ की पॉपुलेशन है वहाँ से वोटिंग करवाए, और जो अगर मेजोरिटी वोटिंग ने सपोर्ट कर दिया कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे तो ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जाएगा, अन्यथा रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर हम लोग इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि रेफरेंडम लाया गया हो। यहाँ के लोगों को इतना भरोसा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि उन्होंने कभी ऐसा रेफरेंडम के लिए मांग नहीं की कि भैया हमें रेफरेंडम चाहिए है। क्योंकि हमें पता है कि भैया जो अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया में बात करें, जैसे भीमराव अंबेडकर की बात करें, तो भीमराव अंबेडकर को बहुत से लोग पूछते हैं। अगर आप लोग कई मार्केट प्लेसेस में जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी मूर्तियाँ भगवान के साथ रखी जाती हैं। तो अगर आपको पता हो तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, मतलब हेड थे वो। तो अगर ऐसे आदमी जो जिन्हें लोग भगवान मानते हैं तो उन्होंने उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्हें क्यों नहीं मानेंगे? तो मोस्टली जो मेजोरिटी जो उस समय के लीडर्स थे उनको लोगों की क्या पॉपुलैरिटी और क्या वर्दीनेस
उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि भैया हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस थी उनके पास, हम लोग की जो पॉपुलेशन थी उनकी ट्रस्टवर्दीनेस थी। तो इस वजह से अगर आज भी हम लोग उनकी बात करें तो बहुत से लोग उनको आइडियल्स मान के चलते हैं। जैसे कि अगर हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब को लोग अभी भगवान की तरह ट्रीट करते हैं कि अगर आप कभी छोटे कस्बे या गाँव में निकल जाएँ या किसी भी दलित आदमी से मिले या किसी भी आम आदमी से मिले तो आपको पता चलेगा कि उनकी वैल्यू उनकी नज़रों में कितनी बड़ी है। तो जब उनकी वैल्यू बड़ी है तो उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान की वैल्यू क्यों बड़ी नहीं होगी। तो हमारे हमारे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी, अगर हम ऐसा कहें तो सीधी भाषा में कह सकते हैं हम ये। तो अगर अब हम अगली अगर हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग हमारी है द सब्सटेंस प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हों जिसकी वजह से लोग इसे फॉलो करें, लोग इसको माने। तो इसमें अगर हम लोग इसकी हेडिंग पढ़ें तो क्या है, इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलॉन्ग विद इट। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान ये होती है कि आप समाज के हर वर्ग को एक रीज़न दें, एक तर्क दें कि वो आपको फॉलो करे। क्यों फॉलो करेगा भैया, कि आप उनके साथ न्याय करेंगे। अगर आप ऐसी बात करें कि आप उसमें ऐसे प्रोविजंस दें कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। को मान के चलिए अगर कोई कोई मान चलिए दो लोगों के बीच में विवाद हो रहा है, तो अगर किसी ने किसी को मार दिया तो हमें जैसे किसी ने हमें मार दिया, हमारे घर के फैमिली मेम्बर किसी ने कुछ कर दिया, हार्म कर दिया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें आश्वासन देता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो हम जाके कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, हमें न्याय दिलाएगा कि जो अगले आदमी ने हमारे साथ हार्म किया तो उससे उसके भुगतान भरना पड़े, या हमें उससे मतलब उसने जो उसे हार्म किया उसे उसके लिए पनिशबल दंड मिले या सज़ा मिले उसे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए। इसको अगर हम लोग एग्जांपल की मदद से समझें तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ इसके। अगर हम लोग फर्दर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउइंग परमानेंट मेजॉरिटीज टू ऑपरेस माइनॉरिटी ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटीज नो रीजंस टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम लोग कहें कि अगर इंडिया जैसे क्या है, डाइवर्स कंट्री है, तो अगर हम लोग इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी के लोगों को अगर बहुत ज़्यादा पावर दे देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें बिल्कुल दबा देंगे। तो भैया ऐसे प्रोविजंस लाके अगर हम लोग उन्हें पावर दे रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर लाके उन्हें पावर दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे इंडिया के अंदर काफ़ी रिलीजन के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इवन कि हम लोग अगर किसी बात करें, किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लोग किसी धर्म के ऊपर हावी हो जाएं, तो भैया जो कमज़ोर माइनॉरिटीज़ लोग हैं क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हो, ऐसे प्रोविजंस हों जो कि ऐसे प्रोविजंस हो जिसकी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो माइनॉरिटीज़ हैं या कम जो मतलब जो संख्या में कम है देश के अंदर, तो उन्हें भरोसा हो कि ये संविधान हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, तो इसलिए वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। अगर उनके साथ दुराभाव या ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए एक आम इंसान के साथ, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करेगा जब उनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। अगर उनके साथ नहीं होगा तो वो फॉलो करेंगे, अगर होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानना चाहेगा जो आपका बुरा करेगा। कोई आपको मारे या काटे तो आप उसकी बात क्यों मानेंगे? आप तो यही कहेंगे ना कि उसे हटवा दो या उसे मरवा दो, यही एक उपाय होता है आखिरी। तो व्यूअर्स, तो अगर हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो अगला टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो भैया बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है कि अगर हम लोगों ने किसी मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन काम क्या होता है, जो गवर्नमेंट है या एग्जीक्यूशन है या लेजिस्लेचर है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, पार्लियामेंट्री, एग्जीक्यूशन एंड लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट्री, लेजिस्लेशन, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूशन, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन काम क्या होता है कि इन जो ऑर्गन्स हैं इनको पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। इतने वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप ऑफ सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पावर हम लोग डिवाइड करें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि भैया कोई भी कम्युनिटी का ऐसा ग्रुप लीडर ऐसा ना बने जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हावी पड़ जाए और उसके पास ज़्यादा पावर आ जाए। अगर ज़्यादा पावर आई तो अगर हमें पता है कि किसी के पास
पावर ज़्यादा आ जाए और वो इंसान हल्का भी करप्ट हो तो वो तबाही मचा देता है समाज के अंदर। तो इसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर जो पावर है डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हुआ तो वो अच्छा नहीं होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि भैया वो अच्छी तरीके से जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। इसको हम लोग फर्दर एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। अगर व्यूअर्स तो हम लोग अगर इसके फर्दर एग्जांपल की बात करें कि हम लोगों ने कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया के अंदर हम लोग देखने को मिलता है हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेशन, एक्सिक्यूशन एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूशन एंड लेजिस्लेशन के थ्रू हम लोगों ने पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि किसी के पास पावर आगे पीछे नहीं है, सबके पास इक्वल पावर है, बस फंक्शन लोग इन तीनों का है वो अलग अलग है, बस पावर एक है और ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। अगर कभी कभी पार्लियामेंट ज़्यादा हावी हो जाती है तो उसे जुडिशरी ठिकाने पर आता है। अगर जुडिशरी अपनी लिमिट्स को पार करता है तो पार्लियामेंट पावर पे लाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे को एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेशन और जुडिशरी तीनों आपस में एक दूसरे को क्या चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं कि ना किसी के पास पावर कम हो ना किसी के पास ज़्यादा हो। और इसलिए हमने कुछ क्या बनाई है, इंडिपेंडेंस बॉडी बनाई है जिनके ऊपर इन तीनों का कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन कोई अगर कोई भी नेता होगा तो उस पर कुछ नहीं कर पाएगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दो इंडिपेंडेंट बॉडी भी किस तरह से हमें चेक एंड बैलेंस देती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो व्यूअर्स अगर हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा रिजिड हो कि अगर हम उसको बदलना चाहें तो बदल ही नहीं पाएँ। अगर मान चलिए कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा आ गया जिसने अपनी सारी पावर अपने ऊपर दे दी तो हम उसको कुछ कर ही ना पाएँ। तो हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए जिसके में जो बहुत ज़्यादा रिजिड हो। जैसे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा नेचर में बहुत ज़्यादा रिजिड है। अगर हम लोग इंडियन की बात, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो कि हर दूसरे दिन कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा उसे पूरा बदल दे रहा। तो अगर हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल की बात करें तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही इतना ज़्यादा रिजिड है और ना ही इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि हर कोई उसको आके बदल देंगे। अगर हम लोग रिजिडिटी की बात करें तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जैसे क्या राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी को कोई बदल सकता है कि अगर हम 10 दिन बाद चाहें तो कोई पार्टी अगर पावर में आ जाए तो अगर इक्वलिटी की जो फंडामेंटल राइट है हमारा तो हटाना चाहे तो हटा सकती है क्या? इतनी आसानी से तो नहीं हटा सकती है जितनी आसानी से दूसरे आर्टिकल हटाए जा सकते हैं बिल के थ्रू। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही इतना ज़्यादा रिजिड होना चाहिए और ना ही इतना ज़्यादा स्मूथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जिसको हर कोई आके हटा पाए। तो बस इसमें और कुछ नहीं लिखा, बस यही है, टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट टू ऑफ चांस। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड द टू फ्लेक्सिबल विल गिव नो सिक्योरिटी। क्या देगा हमारे कंट्री को अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो ये कोई सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा और कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर पाएगा और आइडेंटिफाई टू पीपल, और ना ही आइडेंटिटी दे पाया किसी पीपल को। तो यही था हमारा टॉपिक। और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, इसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समय के साथ बदलता रहता है। इसमें काफ़ी सारी रेमेडीज ऐसी दी गई हैं कि जो हमारे जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे उस समय के स्ट्रगल के टाइम के, आज़ादी के समय के, वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें पता था कि भैया समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें या फिर आधुनिक समय के साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम क्या उस समय था? तो उस समय तो था नहीं था, तो उस समय कानून बने भी नहीं थे। तो क्या हमारा कानून अगर आज की समय में बात करता है जैसे स्कैम्स वगैरह होते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते? तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज दी हैं कि इतना कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हम लोग कर सकते हैं कि जो नई आने वाली मुसीबतें हैं उनसे बच सकें। जैसे कि इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लिविंग, इसे कंसीडर किया जाता है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये समय के साथ बदलता रहता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूँ तो इसे लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समय के साथ बदलता रहता है। जब इसको जैसी ज़रूरत पड़ती है, जैसी लोगों की डिमांड होती है, तो उसी हिसाब से ये बदलता रहता है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो बस यहीं पे हमारा जो सेकंड टॉपिक था, जो आई थिंक जो फर्स्ट था वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड था
अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग थर्ड टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे 2 टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं तीसरा वाला टॉपिक इसकी जो सब डेफिनेशन है वो पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है पर तो व्यूअर्स, तो अब हम लोग अपने वीडियो के आखिरी पड़ाव के ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि तीसरा सब टॉपिक क्या था, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो हमारा भारतीय संविधान आखिरकार बना कैसे था। तो जैसा कि मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके थ्रू बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बना था, विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। It held its first sitting on 9 दिसंबर 1946। तो ये इसकी पहली सिटिंग कब बैठी थी, 9 दिसंबर 1946 1946 को बैठी थी। और जब डिवाइड हो गया इंडिया उसके बाद कब दोबारा से बैठी सिटिंग, पाकिस्तान पार्टीशन के बाद 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को दोबारा से ये असेंबली रीअसेंबल हुई। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया किसने था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। तो फर्दर हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम लोगों ने चुना कैसे था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसके मेंबर्स को चुना किसने था। इट्स मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, जैसे अगर जो हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो जैसे हमने किसी मंत्री को चुना, तो जो मेन कैबिनेट के लोग होते हैं, जो मेन असेंबली के लोग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग होते हैं, जो मेन लेजिस्लेशन के जो पर्टिकुलर लोग होते हैं वो अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो वैसे ही उस समय क्या होता था, प्रोविडेंशियल लेजिस्लेशन असेंबलीज होती थी जिनमें लोग चुनते थे कि अपने लीडर्स को, और वो लोग फर्दर चुनते थे किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुनते थे। दैट हैड बीन एस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो किसके एक्ट के अंडर में हुआ था ये सब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के अंदर हुआ था ये सब चीज़ें। इसको हम लोग फर्दर आगे समझते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी क्या थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन द गाइडलाइंस सजेस्टेड बाय द प्लान्स प्रपोज्ड बाय द कमेटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो किसके थ्रू बनी थी, वो रफली गाइडलाइंस के थ्रू बनी थी। किसके, जो ब्रिटिश कैबिनेट नाम की, जो अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटिश कैबिनेट नाम का जो प्लान लॉन्च किया था इंडिया के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो बनेगा कैसे, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई थी, जिसे क्या कहा गया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए जैसे भी करके। अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये कैबिनेट या आप दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो ब्रिटिश के द्वारा जो कैबिनेट मिशन दिया गया था उसी को क्या कहा गया है कि चल के कैबिनेट मिशन कहा गया है। इसी के थ्रू हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसे रफली डिज़ाइन किया गया था, किसके गाइडलाइंस के थ्रू, जो ब्रिटिश कैबिनेट ने निकाली थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मेन गाइडलाइंस थी वो किसके द्वारा दी गई थी, ब्रिटिश असेंबली के द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा दी गई थी। तो हम लोग फर्दर समझेंगे कि इसकी गाइडलाइंस क्या थी, जो कैबिनेट मिशन था उसकी गाइडलाइंस थी क्या बेसिकली। तो इन्होंने ये कहा था कि जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन वाइज बांटी जाएँ। उनका रेशियो क्या रखा है इन्होंने कि भैया 10 लाख सीट पर एक मेंबर खड़ा होगा। तो जो प्रिंसली स्टेट के जो ब्रिटिश रूल के अंदर थी वहाँ से कितनी 292 सीट्स अलॉट हुई, और जो प्रिंसली स्टेट मतलब जो जहाँ पे राजा लोग राज करते थे वहाँ पे कितनी 90 सीट्स मिनिमम अलॉट हुई, किसके लिए, कैबिनेट मिशन के लिए। तो फर्दर इसको हम लोग अगर समझे तो कि क्या कह रहा है, ईच प्रोविंस एंड द ईच प्रिंसली स्टेट और द ग्रुप ऑफ द स्टेट वर अलॉटेड सीट प्रोपोर्शनली टू देयर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो। रफली रेशियो इतना ही लिया जाएगा कितना, 1:2
10 लाख में एक का रेशियो लिया जाएगा, एक सीट अलॉट होगी, इतनी पॉपुलेशन होने पर 10 लाख लोग होने पर एक आदमी को चुना जाएगा। एज द रिजल्ट द प्रोविंसेस दैट वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब सीधा सीधा राज चल रहा था किनका, ब्रिटिश रूल से। तो वहाँ से कितने लोग इलेक्ट हुए, 292 मेंबर्स इलेक्ट हुए। वाइल द प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे राजा लोग राज करते थे, वहाँ पे क्या था 93 सीट्स अलॉट हुई वहाँ पे, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए। तो फिर तो अगर हम लोग इसको बारे में फर्दर पढ़ें तो जो प्रोविनेंस थी वो किस में डिवाइडेड थी, द सीट्स इन द ईच प्रोविनेंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन्स कम्युनिटीज़। तो ये जो प्रोविनेंस थी वो किसके बीच में थी, 3 मेन कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइडेड थी, मुस्लिम्स, सिख्स एंड द जनरल। तो जनरल का मतलब यहाँ पे जनरल नहीं है, जनरल का मतलब है अदर माइनॉरिटीज़ की बात चल रही है यहाँ पे, हिंदूज वगैरह। तो यहाँ पे उनको और कह दिया प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो भैया जितनी उनकी पॉपुलेशन थी उसी हिसाब से उन्हें वोट करने का, मतलब प्रोविनेंस बनाने का, सीट बनाने का मौका मिला सबको। इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो अगर हम लोग फर्दर इसकी बात करें तो मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन दी प्रोविनेंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रोविनेंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्ट करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव बाय दी, कोई किस मेथड से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड से, बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्ट करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। किसमें, जो प्रोविनेंशियल लेजिस्लेटिव की असेंबली के लोग होते थे वो ऐसे इलेक्ट होके जाते थे। तो फर्दर हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में अच्छी डिटेल में जानने को मिलेगा।